नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर मंत्रा के इस प्यारे से सेशन में और प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग बताओ? बढ़िया। आशा करता हूँ आप एकदम मस्त, जबरदस्त और तंदुरुस्त होंगे और 2027 के बोर्ड की तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इस वाले चैनल पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं की मैथ को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा चैप्टर मैंने करा रखा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री करा रखा है और चैप्टर 1 जो है यानी प्रश्नावली 1.1 1.2 भी करा रखे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो, जब आप यहाँ पे खोलोगे और टॉपर मंत्रा की इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे, यानी टॉपर मंत्रा की यूट्यूब चैनल पे जाओगे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे जब देख रहे होगे कि सारा मैंने पढ़ा रखा है, देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, 8.1 पढ़ाया, 8.2 8.3 सब पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद से मैंने क्या किया कि वास्तविक संख्याएं पढ़ाई। वास्तविक संख्या का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिया था, यानी उस पर थ्योरी पढ़ाई थी। उसके बाद से प्रश्नावली 1.1 किया और प्रश्नावली 1.2 किया, जो 5 नंबर के जिससे सवाल आते हैं ना, प्रश्नावली 1.2, उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है, इस वाले सेशन में भाई जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वाले सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो भैया बोलोगे, इस वाले सेशन में हम प्रश्नावली 2 यानी अध्याय 2 का बहुपद चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले भी 9th क्लास में आपने बहुपद पढ़ रखा होगा, तो बहुत सारे मन में सवाल होंगे भाई, और जो नहीं पढ़ रखे हैं उनके मन में ये सवाल होगा भाई बहुपद होता क्या है। तो एक एक चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, एकदम कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कोई भी कंफ्यूजन इस वाले क्लास में नहीं होगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये जैसे नाम है इसका बहुपद, यानी बहुत अनेक पद, इससे नाम से क्या होगा कि बहुपद, मैंने इसमें अनेक पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद पढ़ने से पहले इसके जो बेसिक पार्ट होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या शब्द होता है, उसको हम पहले अध्ययन करेंगे। देखो, तो इस वाले में अगर पहले देखा जाए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो बहुपद पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना होगा चर, ठीक है, अचर, ठीक है, और कोफिशिएंट यानी गुणांक। ये तीनों क्या होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर तीन आप जान जाते हो तो बहुपद भी समझ जाओगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले वही बोलते हैं चर। चर होता क्या है, तो देखो मैं बताता हूं चर क्या है। चर की परिभाषा देखोगे तो वैसी राशियां, चर की परिभाषा में क्या लिखा हुआ है बाबू, बोलोगे भाई वैसी राशियां, वैसी राशियां जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। अब बोले भैया कौन सी हैं, तो देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी मान, जैसे मान लो एक्स ए हो गया, ठीक, क्या होगा, ए हो गया, दूसरा पेन ले लेता हूं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सब क्या है बाबू, चर है। तो आप बोलोगे भैया चर यानी मान इसको कैसे बदलते रहते हैं, तो देखो इस वाले एक्स का वैल्यू ना, इस वाले एक्स का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। एक्स बराबर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं भाई। मतलब एक्स का मान, जैसे आपकी एक्स है भाई, किसी दूसरे की प्रेजेंट होगी, चौथे की एक्स होगी, वैसे ही, मजाक था ये, ठीक है। वैसे ही क्या होता है बाबू, एक्स का मान भी बदलते रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई ले लो, वाई का मान भी क्या, वाई बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे वाई बराबर मैंने 10 ले लिया, 11 ले लिया, 12 ले लिया, तो ये क्या है बाबू, चर वैसी राशि है। क्या है बाबू, चर वैसी राशि है जिसका मान बदलते रहता है। ठीक है, हम कुछ भी मान ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो चर क्या बोलेंगे, चर एक ऐसी राशि है जिसका मान बदलते रहता है। तो बोलोगे भैया एक्स वाई जेड हो गया, तो इसका मतलब क्या भैया, बोलोगे पी क्या है बाबू, तो पी भी चर है, पी क्या है, चर है, क्यू भी क्या है, चर है, एक्स क्या है, चर है। मतलब कुछ भी लिख लो, एबीसीडी की जो चीजें होती हैं सारा चर होता है, क्योंकि भाई इसका मान बदलते रहता है। हमने कभी कभी लिखा नहीं है कि मैंने बोला कि एक्स वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर 3 भी हो सकता है, वाई बराबर 4 भी हो सकता है, वाई बराबर 5 भी हो सकता है, वाई बराबर 6 भी हो सकता है। मतलब क्या आपने यहाँ पे सीखा कि चर क्या है बाबू, चर वैसी राशि है जिसका मान बदलते रहता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा इसमें आता है अचर। भाई पहले बात तो आपने बता दिया कि चर क्या होता है, बदलते रहता है। तो अचर क्या होते हैं, तो भाई अचर वो होते हैं जिसका मान कभी बदलता ही नहीं है, मतलब जिसका मान एकदम फिक्स रहेगा। उसने बोल दिया ये है तो ये है, उल्टा सीधा नहीं होगा। जैसे मान लो 5 है, यानी गिनती की संख्या 5 है, 6 है, 7 है, ये बाबू फिक्स है, 5 को 5 ही बोलेंगे, 5 को 6 नहीं बोल सकते। तो ये क्या है, अचर है। तो वैसी राशि जिसका मान फिक्स होता है उसको अचर बोलते हैं। मैंने बोलूं कि भाई 1 किलो सेव का मूल्य, 1 किलो सेव का मूल्य क्या है बाबू, 1 किलो सेव का मूल्य 10 रुपया है। आप बोलोगे 10 रुपया है, अब भाई 10 रुपया है ना, 10, उसको हम 20 नहीं बोल सकते हैं, यानी 10 को 20 नहीं बोल सकते भाई, 10 रुपया है तो है, समझ लेगा। मतलब चर क्या होता है, चर का मान क्या होता है कि बदलता रहता है, लेकिन अचर का मान क्या होता है वो फिक्स होता है। तब मान लो 1 2 3 4 5 से अनंत, इसको क्या बोलते हैं भाई, चर बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई। पहला क्या समझ आया, चर, चर किसे बोलते हैं, वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है उसको चर बोलेंगे। अचर क्या होता है बाबू, तो बोलोगे भैया वैसी राशि जिसका मान
फिक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तीसरा इसमें क्या पढ़ना था, तीसरा पढ़ना था गुणांक, कोफिशिएंट क्या होता है। अब मान लो एक चीज बोलो कि भाई हमने पढ़ा चर, ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अचर, ठीक है। तो मैं बोलूं भाई लिख दो चर, मैंने क्या बोला वो चर में बोलूंगा, चर में लिख दो, तो आप बोलोगे भैया एक्स वाई जेड ए बी सी, आपने भैया इसको बताया चर, ठीक है, इसका मान बदलते रहेगा, ठीक है। दूसरा भैया क्या बताया, दूसरा भैया बताया आपने अचर, अचर में क्या बताया भैया, अचर में बताया 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। दूसरा भैया बताया, दूसरा भैया अचर बताया, ठीक है। अब मैं बोलूं भाई गुणांक क्या है, तो इसके नाम में है गुणांक, गुणांक मतलब क्या, गुणा के रूप में हो, ठीक है, गुणा के रूप में हो। तो गुणांक की परिभाषा यहाँ पे क्या कही है, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे गुणांक क्या कह रहा है, चर के साथ जो संख्या गुणा के रूप में होता है ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या बताया कि चर के साथ जो गुणा में होता है वो गुणांक कहलाता है। अब मैं बोलूं कि भाई चर क्या है, एक्स, यानी अगर बोलूं 3x, ठीक है, अब मैं 3x में बोलूं क्या क्या बोलूं, तो आप बोलोगे भैया एक्स के यहाँ पे क्या है, चर मान है, चर मान है, ठीक ठीक। और यहाँ पे क्या बोलोगे, 3 क्या है बाबू, तो 3 क्या बोलोगे, अचर मान है, ठीक, अचर मान है, ठीक, 3 क्या है, अचर मान है। लेकिन जो चर के साथ गुणा में रहता है, यानी यहां पे अगर मैं बोलूं तो आप क्या बोलोगे कि जो x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक 3 है। समझ आया आपको, बताओ, जो भी चर के साथ गुणा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी अगर मैं बोलूं 6x, यहां पे कौन सा क्या है, आपको बोलूं यहां पे कौन क्या है, तो बोलोगे भैया बहुत आसान है, हम तो समझ गए। यहां पे अगर चर बोले तो चर बोलोगे भैया क्या है, x है। और अचर क्या बोलोगे भैया, अचर बोलोगे, अचर में क्या होगा बाबू, अचर में बोलोगे, अचर में क्या है, 6 है। और मैं बोलूं कि भाई x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, मैंने क्या बोला, गुणांक किसे बोलते हैं, तो x का गुणांक क्या है बाबू, x का गुणांक 6 है। समझ आया आपको, कुछ भी हो सकता है, समझ आया। मैं बोलूं कि भाई 3p, तो यहां पे क्या है, p का गुणांक, p का गुणांक क्या है बाबू, p का गुणांक क्या है बाबू, p का गुणांक 3 होगा। समझ रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, आप ध्यान देना। अगर मैं बोलूं कि अगर कुछ लिखूं, यानी 3x + 4 + 5d, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई यहां देखो, यहां पे क्या बोलोगे कि बाबू भैया यहां पे बोलोगे ये x का गुणांक क्या है, 3 है, बोलोगे। यहां पे d का गुणांक क्या है, 5 है, ठीक है। लेकिन 4 का कुछ गुणांक नहीं है, मतलब क्या, 4 किसी के गुणांक नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्या है, इसके साथ चर पद नहीं है, चर पद नहीं है, तो मतलब इसका कोई 4 का कोई गुण, मतलब क्या 4 किसी का गुणांक नहीं है। ऐसे ही देखो, अगर मैं बोलूं कि 5x² + 3y + 5z, अगर मैं बोलूं कि भाई x का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो बोलोगे भैया 5 है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5 है। ये देखो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर मैं बोलूं भाई y का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे भैया +3 है। ध्यान देना, जो इसके साथ होता है ना वो गुणांक होता है। अगर मैं ऐसे बोलूं तो यहां पे क्या बोलोगे, +3 है, समझ लो, यहां पे +3 है, खाली 3 मत बोलना, बोला भाई गुणांक क्या है, +3 है। अगर मैं बोलूं z का गुणांक क्या है, तो z का गुणांक बोलोगे भैया +5 है, ठीक है। बोलोगे भैया जो इसके साथ रहता है ना वो गुणांक है, प्लस माइनस ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, प्लस माइनस ध्यान देना। मैं मान लो एक और सवाल पूछूं, क्या बोलोगे भैया, एक और सवाल पूछ लो। मैं बोलूं कि 3x स्क्वायर + 4x + 5y + 6z, ठीक है, -8p। अगर मैं बोलूं कि इसमें गुणांक बताओ कौन किसका गुणांक है, ठीक है। अब देखो, कभी भी गुणांक लिखा जाता है ना तो प्लस माइनस को नहीं छोड़ा जाता है। मैं बोलूं क्या भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, ठीक। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, +4 है। अब यहाँ पे देखो +3 लिखेंगे, समझ रहे हो, ये +3, इसका आगे कुछ नहीं है तो +3, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का गुणांक क्या है बाबू, y का गुणांक +5 है, ठीक। z का गुणांक क्या है बाबू, +6 है। अब देखो अगर मैं बोलूं p का गुणांक क्या है, यहाँ पे बोलूं p का गुणांक क्या है, तो बोलोगे -8 है। समझ आया आप, बोलो समझ आया, क्लियर है ना। 3 चीज आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अगर बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद पढ़ने से पहले 3 चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए कि भैया चर बताए थे, चर क्या होता है, तो वैसी वैल्यू यानी वैसी राशि
जिसका मान क्या बदलते रहे उसको क्या बोलते हैं, चर बोलेंगे। ठीक है, उसमें चर में क्या बोला, ए बी सी डी एक्स वाई जेड सारा चर है। ठीक, फिर मैंने क्या बताया अचर क्या होता है, तो भैया ने बताया क्या, अचर वैसी राशि होती हैं जो फिक्स होती हैं, यानी बदलती ही नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ आया। उसके बाद मैंने क्या बताया, तीसरी चीज पढ़ाई थी गुणांक। गुणांक क्या होती है, जो भी चर के साथ गुणांक में होता है उसी को उसको गुणांक बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, इसके साथ ये चर है और चर के साथ गुणा में कौन है, तो +6 गुणा में, तो चर यानी एक जेड का गुणा क्या है, +6। तीन चीजें क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा, हमने तीन चीज सीखी, चर सीखा, ठीक है, चर सीखा, अचर सीखा, गुणांक सीखा। अब ये जब सीख लिए ना तो हम बहुपद पे जाएंगे कि भाई बहुपद क्या है। ठीक है, तो देखो ये तीन चीजें सीखे, अब मैं बोलता हूं बहुपद क्या है। तो बहुपद इन्हीं तीन चीजों से मिलकर बना है। इसका परिभाषा आप देखोगे, चर अचर एवं गुणांक से बनी ऐसी बीजीय अभिव्यक्ति जिसका चर घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहलाता है, वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं इसमें, पूर्ण संख्या भी है, चर है, अचर है। तो ये तीन चीज तो मैंने आपको बता दिया, चर अचर गुणांक बता दिया कि ये क्या होता है। यहाँ पे पूर्ण संख्या मैंने पिछली क्लास में भी बता रखा है। पूर्ण संख्या क्या होती है बाबू, तो बोलो भैया पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक जाएगी, उसको क्या बोलेंगे भैया बाबू, पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो ये परिभाषा क्या कह रहा है कि वैसा बीजीय अभिव्यक्ति जिसका घात में क्या होना, पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसको हम सबको बहुपद बोल देंगे। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया कि ये वाला ये एक बहुपद है। कैसे है, तो देखो ये इसके घात में क्या है बाबू, इसके घात में ये पूर्ण संख्या है, दो क्या है बाबू, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। अब यहां पे बोलोगे भाई इसका घात तो कुछ है ही नहीं, 3x का घात कुछ है ही नहीं, लेकिन है। अगर मैं यहां पे लिखूं 3x, तो भाई इसका घात कुछ नहीं है ना, इसका घात कुछ नहीं है तो इसका घात 1 है, समझ रहे हो, इसका घात कुछ नहीं है तो इसका घात 1 है, यानी क्या है, ये एक बहुपद है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर मैं बोलूं भाई 7 है, अगर मैं संख्या लिख दूं तो ये तो अचर है, ठीक है, लेकिन ये क्या बहुपद है, क्या बोलोगे बताओ। अगर मैं पूछ बाबू ये बहुपद है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई ये तो 7 है, बहुपद नहीं है, लेकिन ये भी बहुपद है। कैसे है, देखो अगर इस 7 को क्या लिख सकते हैं, 7x के पावर 0 लिख सकते हैं। बोलेगे भैया कैसे लिख दिया, तो देखो अगर किसी भी, मान लो कोई भी अगर हम चर लेते हैं, ठीक है, कोई भी चर लेते हैं, अगर उसका मान 0 करते हैं ना तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे मान लो x लिखूं, x का मान 0 करूं तो इसका मान 1 होता है। अगर मैं y करूं, y के मान 0 करूं तो इसका मान 1 का होता है। ठीक है, तो किसी का घात अगर 0 हो, याद रखना हमेशा, अगर किसी का घात 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। अगर मैं मान लू 5 के 0 कर दूं, चौर अचर कुछ भी हो तो इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। 6 के 0 कर दूं, इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। समझ आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, यानी 7 गुणे इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है, यानी 1 यानी 7। तो ये 7 भी क्या बाबू, 7 भी एक प्रकार का बहुपद है। क्लियर हुआ आपको, बहुपद का परिभाषा क्लियर हुआ। बहुपद का परिभाषा क्या होता है, ये सब बहुपद है। यहां देखो ये पूर्ण संख्या है, बहुपद है कि नहीं। यहां पे देखो ये पूर्ण संख्या है, इसके ऊपर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या है, यानी सब क्या है, ये बहुपद है। ठीक है, अब देखो, और जब इतना हम पढ़ लिए तो भाई अब पहचान तो जाओगे कि क्या होता है घात, बहुपद वो कहलाता है। मतलब अगर बहुपद एग्जाम में बहुपद पहचानने के लिए आए तो आप एकदम ध्यान से देखना कि अगर घात में उसका घात, उस चीज उसका घात देखना, अगर घात पूर्ण संख्या हो, क्या बोले, घात पूर्ण संख्या हो तो वो चीजें क्या कहलाएंगी, बहुपद कहलाएंगी। पहचानना कैसे, मैं बताता हूं। देखो कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये सारे क्वेश्चन बहुपद हैं कि नहीं है। ठीक है, देखते बता दोगे भैया, एकदम तगड़े तरीके से बताए हो कि हम तो देखते ही बता देंगे। तो ध्यान दो, अगर मैं पूछूं कि बाबू ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है। क्या बोलोगे बाबू, यहाँ पे तो 2 के पावर x के पावर 2 है, इसका मतलब पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर है, अगर ये x होता है ना, कोई भी संख्या x होती है, इसका रूट होता है तो उसका मतलब होता है 1/2। अब इसका मतलब x के पावर 1/2 है। जब भी क्या होता है 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर पूर्ण संख्या छोड़ के कोई भी चीज आए तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ऐसे देखते हैं इसको, ये बहुपद है कि नहीं। तो x के पावर 1 है, यहाँ पे तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसको अगर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं, x ऊपर जाएगा तो x के पावर -1। अब देखो यहाँ -1 आ गया, तो क्या ये बहुपद है, तो भाई बोलोगे नहीं। पूर्ण संख्या तो भैया बताए थे, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अनंत तक जाती है। माइनस वाली संख्या थोड़ी होगी पूर्ण संख्या, माइनस वाली थोड़ी संख्या पूर्ण संख्या होगी, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तो आप क्या बोलोगे भैया, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं, पहचानना आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है भाई। ठीक है, तीसरा देखो,
तीसरा मैंने क्या बताया भैया, इसका बताया ये पूर्ण संख्या है, ठीक। लेकिन यहां पे देखो ये बट्टा में ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद बहुपद नहीं है, ठीक। ठीक है, चौथा सवाल देखो, मैं बोलूं कि भाई ये बहुपद है कि नहीं, तो बोलोगे भैया ये देखो ना ये पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है, ठीक। तो मैंने क्या देखा कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, यहां पे हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मैं क्या बताया था 7, कोई भी ऐसी संख्या दे दे 7, ये क्या होती है, बहुपद होती है। कैसे होती है भाई बहुपद, कैसे होती है, बहुपद है, कैसे है, तो मैंने क्या बताया था 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7x, कोई भी चर पद मान लो, कोई भी चर पद, 7x के पावर 0, क्योंकि कोई भी संख्या का पद अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या है बाबू 7 क्या है, ये 0 भी तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पूर्ण संख्या है, यानी 7 भी क्या है, एक बहुपद है, समझ आया। आगे चलो, इसको देखो, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप बता दोगे, ठीक। ये देखो ये पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या है, ये भी नहीं है, ठीक है। आसानी से बता रहे हो कि नहीं बाबू, बताओ, बहुत आसानी से बता रहे हो। इसमें क्या बोलूं, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन भाई क्या देखो, अगर इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो x -3 आएगा, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना कि इस वाले में से कितना पहचान के बता दिए थे कि हमारा ये बहुपद है या नहीं है। एक लाइन यहाँ पे लिखिए, कोई भी वास्तविक संख्या आप ले लो, कोई भी वास्तविक संख्या क्या होती है, अपने आप में एक बहुपद होता है, ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं √2, √3, √5, ये सब क्या है बाबू, बहुपद है, ठीक है। इतना ध्यान है, ये क्या है बाबू, बहुपद है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुपद पहचाना सीख लिया, अगर नहीं पहचाना सीखे तो एक क्वेश्चन और देता हूं, आप बताना कि भाई ये बहुपद है या नहीं है। मैं बोलूं 4x² + 3 - 3x - 2, ये बहुपद है कि नहीं है, तो बोलोगे भाई ये बहुपद है, क्यों है कि ये भी क्या है, ये पूर्ण संख्या है, यहाँ पे 1 है तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये क्या बोलोगे, बहुपद, बहुपद है, ठीक। तो एक चीज आपने पहचाना, बहुपद पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक आपने देखी कि भाई जब भी बहुपद पहचानने के लिए आए एग्जाम में तो सबसे पहले घात देखो, अगर घात, चर का घात अगर पूर्ण संख्या में है, चर का घात अगर पूर्ण संख्या में है तो वो क्या होगी, बहुपद होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि भाई ये बहुपद का प्रकार क्या होता है। तो देखो बहुपद को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक तो पदों के आधार पे, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, घात के आधार पे, ठीक है। तो पद के आधार पे 3 बहुपद होते हैं, कौन कौन होते हैं बाबू, पद के आधार पे कौन कौन बहुपद होते हैं, तो एक पदी यानी मोनोमियल बहुपद होता है, मोनोमियल बहुपद होता है, दूसरा क्या होता है, द्विपदी यानी बाइमोनोमियल बहुपद होता है, तीसरा क्या होता है, त्रिपदी बहुपद होता है। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले क्या होता है भाई, पदों के आधार पर जो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन, तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हो गया। मतलब पदों के आधार पर भी 3 प्रकार और घात के आधार पर भी 3 प्रकार, ये सब क्या होते हैं आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है बाबू, देखो पहला क्या है, पदों के आधार पे, पहला क्या है, पदों के आधार पर, ठीक। अब देखो पहला है एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद क्या होता है, तब मैंने क्या बताया था कि भाई एक पदीय बहुपद के एग्जाम्पल में हो जाएगा 3x 4x, मतलब क्या है, एक ही पद हो, मतलब प्लस माइनस में दूसरा कुछ हो भी ना करे, क्या मतलब, ऐसे ना मतलब, ये देखो 4x + 2, 4x² + 2, ये 4x² + 2 लिख देंगे तो क्या आएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पदी बहुपद में क्या होता है कि भाई एक ही पद होता है, प्लस माइनस में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख लो 6x 8y 9z, ये सब क्या है बाबू, एक पदी बहुपद है। इसके परिभाषा में इसमें केवल एक पद हो, ठीक है, नाम के आधार पर भी आप लिख सकते हो, इसमें क्या हो, एक पद हो। द्विपदी बहुपद क्या होता है, तो इसमें 2 पद हो, ठीक है। आप देख लो 2 पद यानी 2x² + 4, ये क्या है बाबू, द्विपदी बहुपद है, ठीक। मतलब 2 पद हो, यहां माइनस होता है, मतलब प्लस माइनस में 2 चर जुड़ा हो, मतलब प्लस माइनस में 2 अचर अचर का क्या होता है, सम्मेलन क्या होता है, क्या होता है बाबू, द्विपदी बहुपद होता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मान लो ये कुछ भी हो सकता है, यानी 3x² + 8, ये क्या है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 4y² -6, ये क्या है, ये भी एक द्विपदी बहुपद है। इसमें क्या बाबू, 2 पद है, एक पद ये हो गया, 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 एक पद ये हो गया। एक पदी बहुपद में क्या था, सिंगल पद था, जैसे 3x
4y 8z 9p, ये क्या होता है? एक पदीय बहुपद होता है। दूसरा क्या होता है? तो तीसरा क्या होता है? त्रिपदीय बहुपद। त्रिपद में भाई 3 पद होते हैं। एक पद में क्या होता है? एक पद में एक पद होता है, द्विपद में 2 पद होता है, तीन पद में 3 पद होते हैं। ठीक है, इसका कैसे लिख सकते हैं? जैसा 3x³ प्लस 4x² माइनस 8, ठीक, ये क्या है बाबू? 3 पद है। ठीक है, 4x² माइनस 8, ये क्या है बाबू? 3 पद है। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। मतलब प्लस माइनस में 3 वो दिखना चाहिए, प्लस माइनस पे 3 दिखना चाहिए, 1 2 3। ये क्या है बाबू? त्रिपदी बहुपद है। क्या है? त्रिपदी बहुपद है। तो आपने क्या पद के आधार पे 3 पढ़ा, एक पद में एक पद होगा, ठीक है, द्विपद में क्या होगा? 2 पद होगा, ठीक, त्रिपद में क्या होगा? 3 पद होगा, और 3 से अधिक पद होने पे हम क्या बोल देते हैं? उसको बहुपद बोल देते हैं। ठीक है, समझ आया? एक पद वाले को एक पदी बहुपद, 2 पद वाले को द्विपदी बहुपद, 3 पद वाले को हम क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद बोल देते हैं, और 3 से जब अधिक पद हो उसको हम क्या बोल देते हैं बाबू? बहुपद बोल देते हैं। समझ आया कि नहीं आया? आगे आया तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा मैंने बताया था कि भाई घात के आधार पर कितने बहुपद होते हैं? घात के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, घात के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। एक रैखिक बहुपद होता है, दूसरा द्विघात बहुपद होता है, तीसरा त्रिघात बहुपद होता है। अब देखो रैखिक बहुपद क्या है? अगर मैं बोलूं रैखिक बहुपद क्या है, तो ध्यान देना, इसका अधिकतम घात क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा बाबू? इसका अधिकतम घात क्या होगा? कोई भी बहुपद लिखूं, मान लो 3x प्लस 2, इसमें देखना, इसमें 2 तो पद हैं। इसमें क्या बाबू? ये द्विपदी बहुपद है, इसमें 2 पद हैं, लेकिन क्या है? इसका घात 1 है, अधिकतम घात क्या है? 1 है, यानी क्या है? ये रैखिक बहुपद है। समझ आया आपको? रैखिक बहुपद है। ठीक, अगर कोई भी बहुपद लिखो जिसका अधिकतम घात क्या है बाबू? अधिकतम घात क्या है? 1 हो, उसको क्या बोल देते हैं? रैखिक बहुपद बोल देते हैं। समझ आया? वैसे ही देखो द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 2x² प्लस 3x, ठीक, इसमें क्या अधिकतम घात देखो ना बाबू, अधिकतम घात क्या है? 2 है। ठीक है, तो 2 है, इसको क्या बोल देंगे? द्विघात बहुपद बोल देंगे। ठीक है, वैसे ही देखो जिसका अधिकतम घात 3 हो, जैसे मान लो 5x³ प्लस 3x² प्लस 4x, ठीक है, तो ये क्या है? इसका अधिकतम घात, यहां पे देखो 3 है, अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो इसको क्या बोल देंगे? त्रिघाती बहुपद बोल देंगे। तो माइंड क्लियर रखना। देखो बहुपद क्या होते हैं? बहुपद के एक घात के आधार पर बांटा जाता है, एक पद के आधार पर बांटा जाता है। पद के आधार पर 3 होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। जो इसमें एक पद हो उसको एक पदीय, इसमें 2 पद है द्विपदीय, इसमें 3 पद है उसको त्रिपदीय। फिर मैंने क्या बताया कि घात के आधार पर भी बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद में मैं क्या बताया? जिसका मैक्सिमम घात, अगर कोई भी बहुपद यह हो जिसका मैक्सिमम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। ये कुछ भी हो, यहाँ पे +4y कुछ भी हो तो क्या बोल देते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिसका मैक्सिमम घात 2 हो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं द्विघात बहुपद। और तीसरा क्या? जिसका मैक्सिमम घात 3 हो उसको क्या बोल देते हैं? त्रिघात बहुपद। मैं पहचानू बताऊंगा कि भाई इसमें क्या करो, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इसमें बताओ, 2 चीज बताना है कि भाई ये रैखिक बहुपद है और मतलब घात के आधार पे कौन सा बहुपद है और पद के आधार पे कौन सा बहुपद है। मैं ध्यान, पहला क्वेश्चन हमारा लिखो, पहला क्वेश्चन 3x, ठीक, अब ये बताना कि घात के आधार पे पद के आधार पे कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है 3y³ प्लस 4y² प्लस 3, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 4x प्लस 2x प्लस 8। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है? 4x² प्लस 3x प्लस 2। पांचवा क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 2। अब मैं पूछूं कि भाई इसमें घात में आधार पे बताओ कि कौन सा बहुपद है और पद के आधार पे बताओ कौन सा बहुपद है, तो आप कैसे लिखोगे? देखो मैंने क्या बताया था, ये देखो भैया इसमें कितने पद हैं, प्लस माइनस से हटा देंगे तो कितने पद हैं, तो बोलोगे भैया एक पद है, यानी इसको क्या बोल देंगे? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब देखो एक पद तो हो गया, लेकिन अगर इसको घात के आधार पे कौन सा बहुपद होगा बाबू, तो बोलोगे घात के आधार पे इसमें तो मैक्सिमम घात क्या है? मैक्सिमम घात 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, रैखिक
बहुपद। ठीक, दूसरा देखो 3y³ प्लस 4y² प्लस 3। ठीक है, अगर मैं पूछूं ये कौन सा बहुपद है, तो आप बोलोगे भैया पद के आधार पर तो ये पद हो गया, ये 2 पद हो गया, एक 3 पद हो गया, यानी क्या त्रिपद बहुपद है बाबू, त्रिपद। क्या बोलोगे भैया, बोलोगे कि भैया ये तो त्रिपद बहुपद है, त्रिपद बहुपद है। ठीक, अब मैं बोलूं कि घात के आधार में बताओ कौन सा बहुपद है, तो घात के आधार में मैक्सिमम घात देखो, मैक्सिमम घात क्या है 3, तो इसका क्या है, ये क्या है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो समझ गए घात के आधार पे और क्या नहीं, घात के आधार पर और पद के आधार पे कैसे निकालते हैं। अब मैं इस पे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, भैया ये दिखाई दे रहा है एक पद, 2 पद, 3 पद, यानी त्रिपद बहुपद है, त्रिपद, पद के आधार पर तो त्रिपद है। ठीक, और घात के आधार पर पूछूं तो बोलोगे मैक्सिमम घात 3 है, तो ये क्या होगा त्रिघात होगा, त्रिघात होगा। ठीक है, इसको लिखो, इसको लिखो। मैं बोलूं कि भाई घात के आधार पे कौन सा बहुपद है, तो बोले मैक्सिमम घात 2 है, भाई पद तो 3 है, मैक्सिमम घात क्या है 2 है, तो यानी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और पद के आधार पे क्या है, तो एक पद ये हो गया, 2 पद 3 पद, प्लस माइनस जहां पे आ जाए वहां पे समझ लेना कि एक पद हो गया, यानी 1 पद 2 पद 3 पद, यानी क्या है बाबू त्रिपद बहुपद है, त्रिपद बहुपद है। ठीक है, इसको ध्यान दो, ये कौन सा है, तो बोलोगे भैया अगर देखेंगे तो द्विपद बहुपद है, एक पद ये है एक पद ये है, तो ये हो जाएगा द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद। ठीक, अगर घात के आधार बोलोगे तो भाई मैक्सिमम घात क्या है, तो मैक्सिमम घात यहां पे देखना ये 1 है, तो यानी क्या होगा रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। तो अब मैं कुछ भी दूं तो आप पहचान लोगे ना कि भाई कौन सा बहुपद है, घात के आधार पे कौन सा बहुपद है, पद के आधार पे कौन सा बहुपद है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक चीज आपको समझा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। ठीक है, अब देखो जो भी चीज होती है, जैसे मान लो पंडित जी होते हैं, तो पंडित जी का भी एक पहनावा होता है, ओढ़ावा होता है। मान लो कोई भी होता है, एक टीचर होता है, टीचर का भी एक ओढ़ावा है, पहनावा है, जिसको सामने से देख के ही पता चल जाता है कि भाई ये टीचर है। पंडित जी को क्या होता है, पंडित जी को देखने के बाद पता चल जाता है पंडित जी है, भाई चिरकी रखे होंगे, अलग तरीके से कुर्ता पैजामा पहना होंगे, तो भाई ओढ़ावा पहनावा होता है, यानी हर चीज का एक रूप होता है, समझ रहे हो, हर चीज का एक रूप दिया गया है। वैसे ही भाई बहुपद जो होते हैं, बहुपद के कैसे दिखते हैं, भाई मान लो कोई बहुपद दिखेगा, उसका रूप क्या होगा, तो देखो अगर मैं बोलूं कि रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में क्या होगा, वो ax प्लस बी के ही फॉर्म में होगा, मतलब इसी के रूप में लिखा जा सकता है। आप बोलोगे भैया कैसे, देखो 5x प्लस 3, समझ रहे हो, 6x प्लस 8, 9y प्लस 3, ये क्या है रैखिक बहुपद है। ये कभी भी आप रैखिक बहुपद को लिखोगे ना तो इसी के पद में लिखोगे, ये इसका फॉर्म है, हमेशा ऐसा दिया होता है रैखिक बहुपद का फॉर्म है। ठीक है, वैसे क्या होता है, अब यहाँ पे देखना क्या है a, b, कभी मतलब ये सभी वास्तविक संख्या होती हैं और a कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी ये क्या है a कभी 0x नहीं होगा बाबू। ठीक है, 0x मतलब क्या होता है, वहां पे चर ही गायब हो जाएगा, तो 0x नहीं होगा। द्विघात बहुपद किसके रूप में होता है, तो द्विघात बहुपद हमेशा इसके फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी पहले द्विघात होगा, फिर सिंगल होगा, फिर ये चर पद होगा, ये अचर पद होगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, तो बोलोगे 5x² प्लस 3x प्लस 6, ये क्या है बाबू, तो ये फॉर्म है, इसी के रूप में ये लिखा रहेगा, द्विघात बहुपद इसी के रूप में लिखा रहेगा। फिर तीसरा देखो त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, कि मान लो त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, पहला होता है 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 8। ठीक, तो इस फॉर्म में क्या लिखा रहेगा, त्रिघात बहुपद को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको समझ आया कि अगर व्यापक रूप देखें तो व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी रैखिक बहुपद का होता है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है बाबू, द्विघात बहुपद का होता है। वैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d क्या होता है, ये त्रिघात बहुपद का होता है। तो ये व्यापक रूप होते हैं, इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लेना। अगर मान लो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा ax प्लस b ये क्या है। ठीक है, तो आप कभी भी ax प्लस b देखना तो ये आप लिख देना भाई ये एक रैखिक बहुपद है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बहुपद है, तो इसीलिए मैंने ये पीपीटी में ये लेके आया था कि ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कि जैसे मान लो कि अगर एग्जाम्पल में ये एग्जाम में अगर ये दे दे, एग्जाम में ये दे दे और पूछे ये कौन सा बहुपद है,
ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भैया, ये रैखिक बहुपद है। इसको क्या बोलोगे, इसका मैक्सिमम घात क्या है, 2 है, तो यानी द्विघात बहुपद है। इसका मैक्सिमम घात क्या है, तो 3 है, तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो ये ऐसे लिखा रहेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा। तो भूलना नहीं है, इसको याद करके रखना है, ठीक है। अब अगला इतना तो हमने पढ़ लिया, पहला क्या पढ़ा, बहुपद पढ़ा, ठीक है, बहुपद का प्रकार पढ़ा। फिर तीसरा मैंने क्या पढ़ा, बहुपद किस तरीके से होते हैं, माने क्या होता है कि रैखिक बहुपद कैसे लिखा जाता है, द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाता है, त्रिघात बहुपद कैसे लिखा जाता है, हमने सारा चीज पढ़ लिया, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, तो अगला हमारा टॉपिक होगा शून्यक। अब बोलोगे भैया शून्यक क्या है, ठीक है। अगला क्या होगा हमारा टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक होगा शून्यक। शून्यक क्या होता है हम पढ़ेंगे। मान लो कोई बहुपद है, ठीक है, अगर कोई बहुपद है उसको अगर मुझे शून्य कर देना है, अगर ऐसा कोई मान लूं वो अगर शून्य हो जाए तो उसी वो बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। जैसे मान लो 5x + 3, ये क्या बाबू, एक बहुपद है, ठीक है। तो इसमें क्या करूं कि x का एक ऐसा मान लूं जो इस क्या होगा, इसको 0 कर दे, तो क्या होगा, वही क्या होगा, x का क्या होगा, शून्यक होगा। इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। नहीं समझ आया, देखो इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। अगर मैं मान लू कि अगर 8y + 6 अगर ये लूं तो इसमें क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि इस बहुपद का शून्य क्या हो, तो दिमाग में ये सोचो कि y का मैं ऐसा मान लूं जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, वही क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे, जब भी बहुपद का शून्यक निकालने के बोले तो जो भी बहुपद दिया हो उसको 0 के बराबर मान लेते हैं। मैंने क्या बताया कि 5x, ठीक, 5x + 6 ये अगर इस बहुपद का शून्यक बताओ, ठीक है, तो क्या बोलोगे, मैंने बताया भाई इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लो, तो क्या होगा 5x, ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -6। तो x बराबर क्या होगा बाबू, x बराबर -6/5, यानी x का बराबर -6/5 एक ऐसा वैल्यू है जिसको इसमें रखने पे ये वैल्यू क्या होगी, बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 5x + 6 इसको 0 के बराबर, यानी x का बराबर क्या है, -6, यानी 5 गुणे -6/5 + 6। अब देखो 5 से 5 कटा, ठीक, बोलोगे भैया बिल्कुल कट गया, ठीक। अब यहां पे बचा -6 और +6, तो ये दोनों कट गया तो क्या हो गया, 0 आ गया। तो क्या हुआ, अगर मैंने x के जगह पे क्या रखा, -5 6/5 रखा तो क्या होगा, इस बहुपद को क्या किया, 0 कर दिया। तो यही इस बहुपद का शून्य क्या होगा बाबू, ये इस बहुपद का शून्यक हुआ। समझ आया, शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, शून्य एक ऐसा मान होता है जो किसी बहुपद को 0 कर दे, वही उस बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। एक और एग्जांपल लेता हूं, आप समझना। मैं बोलूं कि भाई ये 5 है, 5 का शून्य क्या होगा, अगर मैं बोलूं 5 क्या है तो 5 का शून्य क्या होगा, तो बोलोगे भैया 5 का शून्य क्या होगा, तो मैं बोलूं कि ये बहुपद है, इसका ऐसा मान, इस बहुपद का ऐसा मान जो इसको शून्य कर दे। तो बोलोगे मान लो 5 है, तो मैंने क्या बोला था 5, यानी 5 है, अगर +5 है तो -5 कर दूंगा तो क्या कट जाएगा, यानी 0 के बराबर हो जाता है। इसका 5 का शून्य क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। तो शून्य निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो भी बहुपद दिया हो उसको 0 के बराबर कर दो, तो भाई उसका शून्य का पता चल जाएगा, ठीक है। समझ आया, आया समझ, आगे बढ़े। तो यही है। अब अगला क्या हम पढ़ेंगे, शून्यक, ठीक, शून्यक। देखो इसमें शून्य, अब एक चीज दिखाता हूं। अब ये बोला है कि भाई रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, 1 होता है। मतलब कोई भी रैखिक बहुपद हो उसको कभी भी निकालोगे तो उसका एक ही शून्यक होगा। कैसे, जैसे मैंने बताया था, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था ना कि मान लो क्या है 5x + 3 क्या है बाबू, तो 3 क्या है, तो क्या है, आप बोले 5x + 3 क्या है, एक रैखिक बहुपद है। कैसे, कि इसका मैक्सिमम घात क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या है, रैखिक बहुपद है। तो अगर इसका शून्यक निकालना हो तो कैसे बोलोगे, इसको 0 के बराबर कर दो भाई, ठीक है, 0 के बराबर कर दो, तो 5x, ठीक है, 5x, अब 3 को इधर भेजो, बराबर -3, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -3, और ये 5 नीचे जाएगा, यानी 5, ठीक है। तो -3/5 क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक हुआ। तो देखो ना, इस रैखिक बहुपद का क्या कभी एक ही शून्य निकला, मतलब एक ही मान निकला, इसका मतलब क्या है, एक शून्यक है इसका, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। द्विघात बहुपद क्या होता है, देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है, 2 होता है। ये भी आपको बताऊंगा आगे चल के, द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है, हमेशा 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। त्रिघात बहुपद क्या होगा, 3 होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा बाबू, ठीक है। त्रिघात बहुपद 3 से ज्यादा नहीं होगा। ये गुणनखंड में बताऊंगा ना, तो आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट प्रश्नावली जब करूंगा तो बताऊंगा कि भाई द्विघात बहुपद का शून्य कैसे 2 होता है, त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे 3 होता है, तो सारा चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखना कि रैखिक बहुपद का हमेशा क्या होता है, शून्य 1 होता है। द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है, हमेशा 2 होता है। त्रिघात बहुपद का शून्य क्या होता है, हमेशा 3 होता है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई शून्यक बहुपद क्या होता है, तो जिसका घात शून्य हो, मैंने क्या होता है, जिसका घात शून्य हो
उसको बोलते हैं शून्यक बहुपद। यानी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो 0 के घात 2, इसका मान क्या होता है बाबू 1 होता है, तो इसको क्या होगा बोला, यहाँ ये क्या होगा, इसका मान 0 है तो इसको क्या बोलते हैं, शून्यक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब शून्यक समझ आया कि भाई शून्यक होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, देखो अगर आगे हमें क्या पढ़ना है कि जो रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है, उसको क्या होता है, उसको आलेख के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसको आलेख के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रैखिक बहुपद कैसे दिखता है, अगर ग्राफ में हम उसको प्रदर्शित करें तो कैसे दिखेगा। वैसे पूछेगा द्विघात बहुपद कैसे दिखता है, तो ये भी याद करने वाली चीज है। देखो अगर मैं बोलूँ कि रैखिक बहुपद कैसे दिखता है, तो आपने पढ़ा था 9th क्लास में, ये क्या होता है, ये ग्राफ होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं बाबू, एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 होता है, फिर इधर माइनस में होता है -1 -2 -3 इधर होता है, फिर इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है। तो कभी भी रैखिक बहुपद क्या होता है, उसका ग्राफ हमेशा सीधा होगा, ऐसे होगा। ये अगर कोई भी एग्जाम में अगर आपको ऐसा ग्राफ दे और बोले कि भाई ये कौन सा बहुपद है, तो आप बोलोगे भैया ये क्या है भाई, ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। समझ आया क्या बाबू, रैखिक बहुपद है। तो अगर ऐसा ग्राफ दे तो उसको क्या बोलोगे, रैखिक बहुपद बोलोगे। वैसे ही क्या होता है, द्विघात बहुपद का कैसा होता है, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा क्या होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होगा बाबू, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा क्या होता है, प्रवलयकार होता है। ठीक है, प्रवलयकार, यानी ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ठीक, यानी क्या बोलोगे, परवलयकार, परवलयकार। ठीक, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, परवलयकार होगा। ठीक है, वैसे मैं पूछूं कि त्रिघात बहुपद का ग्राफ क्या होगा, कभी पूछा नहीं जाएगा लेकिन पूछ सकता है, तो आप बता देना, याद रखना। इसको y कहेंगे, इसको y डैश कहेंगे, इसको x डैश कहेंगे, इसको x कहेंगे। इसका होता है s के आकार का, s के आकार का। ठीक है, इसका s के आकार का। तो कभी भी एग्जाम में अगर मान लो ऐसा ग्राफ दे तो बोलोगे क्या, ये एक रैखिक बहुपद है। वैसे अगर ऐसा ग्राफ दे तो आप बोलोगे क्या, भैया एक क्या है, ये द्विघात बहुपद है। ऐसे इस तरीके का ग्राफ दे तो आप बोलोगे भैया क्या, ये त्रिघात बहुपद है। तो याद करके चलना कि रैखिक बहुपद क्या होता है, सीधा ग्राफ होता है, द्विघात बहुपद में क्या होता है, परवलयाकार ग्राफ होता है, और त्रिघात में क्या होता है, एस के आकार का ग्राफ होता है। आपने आकार पढ़ लिया। अब देखो प्रश्नावली जो 2.1 है, प्रश्नावली जो 2.1 है, उसको भी ग्राफ के द्वारा ही समझाया जाता है, ग्राफ के द्वारा उसमें करना है, ग्राफ के द्वारा। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली 2.1 पे चलते हैं, तो ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब ग्राफ में बताना है कि भाई ये शून्यक इसमें कितना है। ठीक है, तो देखो ग्राफ में कभी भी हम शून्यक देखते हैं, ग्राफ में हम शून्यक कैसे देखते हैं, जैसे मैंने क्या बताया था कि मान लो कि ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है, अगर शून्यक देखना हो तो पी ऑफ एक्स, इसका अगर मैं देखूं कि एक्स के शून्य कितने हैं, पी ऑफ वाई यानी वाई के शून्य कितने हैं, तो देखो जितनी बार ग्राफ एक्स पे काटेगा वो एक्स के शून्यक होंगे, और जितनी बार ग्राफ वाई पे काटेगा वो वाई के शून्यक होंगे। समझ आया आपको। देखो मान लो कि मैं एक ग्राफ दिया हूं, ठीक है, मैंने एक ग्राफ दिया है। ठीक, अगर मैं बोलूं यहां पे ये ग्राफ ऐसे है, क्या है बाबू, ये ग्राफ ऐसे है। ठीक, तो मैं बोलूं पी ऑफ एक्स कितना है, पी ऑफ एक्स कितना है, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, तो बोलोगे भैया पी ऑफ एक्स कितना है, ये एक्स को कितनी बार काटा है, देखो एक्स को कितनी बार काटा है, एक ये बार काटा है, एक ये काटा है, यानी पी ऑफ एक्स बराबर 2 है। यानी एक्स के शून्य कितने होंगे, तो एक्स के 2 शून्य होंगे। पी ऑफ वाई कितना है बाबू, पी ऑफ वाई कितना है, तो आप बोलोगे वाई को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है, तो ये पी ऑफ वाई के शून्य कितने होंगे, एक होंगे। तो कभी भी ग्राफ में आपको अगर शून्य निकालना हो, कभी भी ग्राफ में आपको शून्य निकालना हो, तो आप देखना कि एक्स को कितनी बार काटा है, उसको एक्स का शून्यक बोलेंगे, वाई को कितनी बार काटा है उसको वाई का शून्यक बोलेंगे। समझ आया। देखो इस वाले जो उदाहरण है, इस वाले में देखें भाई, इसमें क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में, यानी आकृति यही है, ग्राफ को देखिए और प्रकृति आकृति y बराबर पी ऑफ एक्स, जहां बहुपद पी ऑफ एक्स बहुपद है का ग्राफ है, तो ग्राफ के प्रत्येक के लिए पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी एक्स में शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। समझ आया, एक्स में क्या कह रहा है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखो इस वाले में देखोगे तो शून्य कितने होंगे बाबू, तो देखो एक्स वाले को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, यानी पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा बाबू, पी ऑफ एक्स बराबर 1 होगा, क्योंकि एक बार काट रहा है, तो इसका शून्य क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, वैसे ही देखो इसमें, देखो इसका शून्य क्या होगा, तो इसका बोलोगे भैया पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक बार दो बार, यानी एक बार यहां काटा, ध्यान दो, एक बार यहां काटा, ठीक, और एक बार यहां काटा, यानी पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू,
पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही देखो इसको पी ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो पी ऑफ एक्स बराबर एक बार यहाँ काटा, ठीक है, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, यानी पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पी ऑफ एक्स बराबर 3 हो जाएगा। मतलब इसमें देखो एक्स को कितनी बार काट रहा है, यानी 3 बार काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका शून्य क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, वैसे इसको देखो, इसको एक्स को कितनी बार काट रहा है, तो आप बोलोगे भैया एक ही बार तो काट रहा है, ये वाला, यानी पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो इसको कितनी बार काट रहा है, यानी एक बार ये काट रहा है, एक बार ये काट रहा है, यानी टच कर रहा है, तो यानी पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान देना, इस वाले में x का शून्य पूछ रहा है, पी ऑफ एक्स का शून्य पूछ रहा है, कितना होगा, तो एक बार यहां काटा, ध्यान देना क्या बोलेगा बाबू, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, यानी 4 बार काटा, तो उसके शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस तरीके से शून्य ग्राफ को देख के इस तरीके से शून्य को लिखा जाता है। अगर मैं बोलूं ग्राफ को देख के इस तरीके से शून्य को लिखा जाता है। एक बार और मैं पूछता हूं, देखो अगर मान लो कि मैं बोलूं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि भाई y के शून्य को बताना है, ठीक है बाबू, y के क्या बताना है बाबू, y के शून्य को बताना है। अगर ऐसे ग्राफ रहे तो y का शून्य बताना है, तो p ऑफ y का शून्य बोलना है, p ऑफ y, पॉइंट ऑफ y का शून्य कितना होगा बाबू, तब बोलोगे भैया अगर y का शून्य पूछ रहा है, यानी y को एक बार काटा है, यानी शून्य क्या होगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में, बताओ आया समझ में, बोलोगे भैया बिल्कुल आया। अगर इस वाले ग्राफ में पूछूं, अगर मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, अब इसमें मैं पूछूं y का शून्य बताओ, y का शून्य, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे बाबू, बोलोगे भैया y का शून्य में हमें क्या देखते हैं, y को कितनी बार काटा है, तो यही तो होता है y, ये होता है y x डैश, ये होता है y को कितनी बार काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, यानी p ऑफ y क्या हो जाएगा बाबू, p ऑफ y क्या हो जाएगा, 2, यानी इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 2। तो आशा करता हूं ये वाला सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि भाई जो अगर मान लो x का शून्य पूछा हुआ है, तो आप देखना ग्राफ x को कितनी बार काटा है, उसका उतना शून्य हो जाएगा। अगर y का शून्य पूछा है तो y को देखना y को कितनी बार काटा है, वो इसका शून्य हो जाएगा। कितना आसान है भाई ये प्रश्नावली, ध्यान देना। अगर ये उदाहरण था, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, p ऑफ x के लिए p ऑफ x के ग्राफ की आकृति 2.10 में दिया गया प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, p ऑफ x का शून्य पूछ रहा है। तो हमें ध्यान देना है भाई x को कितनी बार ये काटेगा, तो ध्यान दो x को कितनी बार काटेगा। तो इसमें अगर लिखूं तो देखो भैया x को कितनी बार काट रहा है, एक भी बार नहीं काट रहा है, तो y को काट रहा है, x को तो काट ही नहीं रहा है। तो आप क्या लिखोगे, यानी p ऑफ x के शून्य कितने हैं बाबू, 0। p ऑफ x के शून्य कितने हैं बाबू, p ऑफ x के शून्य 0 है, क्योंकि x को तो काट ही नहीं रहा y। अगर यहीं पे पूछूं p ऑफ y के शून्य कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। समझ आया, y को एक बार काटा नहीं, y का शून्य 1 है और x का शून्य 0 है, क्योंकि उसको काट ही नहीं रहा। ठीक है, दूसरे में चलो, दूसरा में पूछूं कि इसका p ऑफ x का शून्य कितना है, तो क्या बोलोगे बाबू, बताओ p ऑफ x का शून्य कितना है, तो कितना काट रहा है, x को कितना काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो आप क्या बोलोगे, p ऑफ x का शून्य कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया p ऑफ x बराबर कितना होगा, p ऑफ x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें देखो p ऑफ x कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया एक बार काट रहा है यहाँ पे, एक बार काट रहा है यहाँ पे, एक बार काट रहा है यहाँ पे, यानी 3 बार काट रहा है, यानी p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये देखो इसमें बोलो x को कितनी बार काट रहा है, तो x को बोलोगे भैया p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, तो x को 2 बार काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो p ऑफ x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, बोलोगे बिल्कुल भैया आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलो कि भाई ये कितना काट रहा है, x को कितनी बार काट रहा है, तो बोलोगे भैया x को एक यहाँ पे काट रहा है, इसको ध्यान से देखना, x को कितनी बार काट रहा है, तो x को यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यानी x को कितनी बार परचेज कर रहा है, यानी p ऑफ x बराबर क्या होगा बाबू, 1 2 3 4 होगा। समझ आया कि अगर मान लो कि कोई ग्राफ में लिखता हूं, अगर मैं ये ग्राफ लिखता हूं देता हूं, ठीक है, इस ग्राफ में मैं पूछूं कि p ऑफ y कितना है, p ऑफ y कितना है, यानी y का शून्य कितना है, तो क्या बोलोगे बाबू, भाई y का शून्य जब भी पूछता है ना, तो देखते हैं y को कितनी बार काटा है, तो ये y है, y को तो एक भी बार नहीं काटा है, तो p ऑफ y बराबर क्या लिखोगे बाबू, p ऑफ y बराबर 0 लिखोगे। और p ऑफ x यानी x का शून्य पूछूं तो क्या लिखोगे, यानी एक बार काटा यानी 2 बार काटा, यानी 2 हो गया। समझ रहे हो, काटना मतलब टच करना, अगर टच किया वो एक शून्य हुआ। समझ रहे हो, तो ये था प्रश्नावली 2.1। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और पूरा अच्छे तरीके से आप समझे होंगे कि भाई बहुपद क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं,
शून्य क्या होता है, शून्य जैसे रैखिक बहुपद के जीरो शून्य, रैखिक बहुपद एक शून्य होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्य होता है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होता है। अब अगली वाली जो क्लास होगी यानी प्रश्नावली 1.2.2 होगा, उसमें हम द्विघात बहुपद के शून्य के निकालेंगे, यानी 2 शून्य के निकालना सीखेंगे, त्रिघात बहुपद के भी शून्य के निकालना सीखेंगे, 3 बहुपद के शून्य के निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज था। ठीक है, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई बहुपद दिखता कैसे है, तो यानी रैखिक बहुपद ऐसे दिखता है, द्विघात बहुपद ऐसे दिखता है, त्रिघात बहुपद ऐसे दिखता है। तो द्विघात और त्रिघात बहुपद को मैं अगली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाई ये था पूरा बहुपद का क्या प्रकार होता है, बेसिक पार्ट था, और प्रश्नावली 1.2.1 को हमने खत्म किया। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, वहां पे हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 को बहुत अच्छे तरीके से। वहां पे हम क्या सीखेंगे भाई, वहां पे गुणनखंड हम सीखेंगे, वहां पे हम द्विघात बहुपद के शून्य निकालना सीखेंगे, त्रिघात बहुपद के शून्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए धन्यवाद।